यूक्रेन ने कीव के बाहरी इलाके में रूस के कुछ टैंकों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर किया, जिसमें कई रूसी टैंक तबाह हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों पर बम बरसाए, वहां जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद आग की भीषण लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में वो टैंक आग में जलकर राख हो गए। आसमान के बाद जमीन से भी उन टैंकों को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया, जिसमें वहां यूक्रेन के सैनिक तैनात दिखे, जबकि रूस के जले हुए टैंकों के अलावा वहां और कुछ भी नहीं बचा। तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि डॉनबास के एक इलाके में उसकी सेना ने हमला कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इस इलाके में एक के बाद एक कई बम बरसाए, जिससे अलग अलग जगहों पर खड़े रूसी टैंक पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गए। इस दौरान कुछ रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया जब वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान से काल बनकर बरसे इन बमों से वो नहीं बच पाई। दावा है कि इन हमलों में रूस के कई सैनिक भी मारे गए। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों को अलग देश की मान्यता दे दी थी। उधर यूक्रेन ने रूस के हथियारों को हवाई हमले में उड़ाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। विस्फोट के बाद कुछ सैनिक भागते हुए भी नजर आए। दावा है कि ये रूस के सैनिक थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में 4-5 धमाके होते दिखे। एक के बाद एक हुए विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया और धमाके के साथ ही चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने हवाई हमले में रूस के कई हथियार तबाह किए। यही नहीं, कुछ रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन ने किस हिस्से में यह हमला किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन के साथ पिछले 1.5 महीने से चल रही जंग में रूसी सेना के T-90 टैंक लगातार दम तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल तक रूस के करीब 700 टैंक जंग के मैदान में तबाह हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। रूस ने इस जंग में T-72, T-80 और T-90 टैंकों को तैनात किया है। इनमें T-90 को सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 5 किलोमीटर तक के दायरे में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमले की वजह से इन टैंकों की ताकत धरी की धरी रह गई। इन टैंकों की नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलें हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के इन टैंकों पर काल बनकर टूट रही हैं। ये तीनों एंटी टैंक मिसाइलें वजन में हल्की हैं, इसलिए इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। कम वजन की होने की वजह से इन एंटी टैंक मिसाइलों को यूक्रेन के सैनिक कंधे पर रखकर बड़ी आसानी से चला रहे हैं और रूसी सेना के टैंकों और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो कि डोनेस्क के नोवोमायोर्स्क के इलाके का बताया गया। यूक्रेन के मुताबिक इसी इलाके में रूस ने अपने हथियारों को रखने के लिए एक गोदाम बनाया था, जिसे उसकी सेना ने हमला करके उड़ा दिया। इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद रूस के हथियारों के गोदाम का एक हिस्सा आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया, जबकि वहां से उठते धुएं ने आसपास के इलाके को ढक लिया। धीरे धीरे हथियारों के गोदाम में लगी आग तेज होती गई कि तभी वहां एक तेज धमाका हुआ और गोदाम की छत के परखचे उड़ गए। धमाका इतना भीषण था कि लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो और उसका लावा आसमान की तरफ उछला हो। बताया गया कि हथियारों के इस गोदाम में रूसी सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद रखा था, जो यूक्रेन के हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें रूसी टैंक ने यूक्रेन के सैनिकों को उड़ा दिया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि रूसी फौज के निशाने पर यूक्रेन के कुछ सैनिक आ गए, जिन पर बेहद पास से एक रूसी टैंक के जरिए जोरदार हमला बोला गया। जब ये गोलाबारी हुई तब यूक्रेन के वो सैनिक अपने किसी काम में व्यस्त नजर आए, जिस वजह से उनका ध्यान रूसी सेना पर नहीं गया और रूस के इस हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं यूक्रेन में जंग का 1.5 महीना बीतने के बाद पुतिन ने इस जंग का जिम्मा अलेक्जेंडर द्रुवनिकोव को दिया है। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बदनाम अधिकारी, वो दुनिया भर में बदनाम है अपनी बेदर्दी और बेरहमी के लिए। यहां तक कि उन्हें सीरिया का कसाई तक कहा जाता है।
जिसकी वजह बने सीरिया में उनके कुछ ऑपरेशन। 2016 के बाद से दोर्निकोव सीरिया में रूस की फौज के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने जनरल दोर्निकोव की अगुवाई में कुछ बड़े हमले किए। इसमें केमिकल हमलों के अलावा बेहद ही खतरनाक हवाई हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि इन हमले में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इससे बेपरवाह जनरल वार्निकोव ने ये हमले बदस्तूर जारी रखे। दोर्निकोव रूस की फौज के सबसे बेरहम जनरल की पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि दोर्निकोव के हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पुतिन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को यूक्रेन में नरसंहार का डर सताने लगा। अमेरिका ने तो आरोप लगाया कि सीरिया में जो काम दोर्निकोव ने किया वही करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में लग रहे वक्त से रूस का सब्र जवाब देने लगा है। इसीलिए पुतिन को दोर्निकोव की याद आई। आशंका यह है कि अब यूक्रेन में रूस की फौज पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगी। शुक्रवार को यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूस की मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है। दावा यह है कि इस हमले के पीछे भी नए जनरल का ही दिमाग था। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहा गया कि इसी स्टेशन से कई लोग पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खबर मिली कि इनमें कुछ फौज के अफसर हो सकते हैं, जिसके बाद आम लोगों की परवाह किए बिना स्टेशन पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्टेशन पर मिसाइल दागने का फैसला दोर्निकोव का ही था, लेकिन दोर्निकोव के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन दोर्निकोव का मुकाबला यूक्रेन के एक ऐसे अफसर से होगा जो चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन की फौज के चीफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कम हथियार होने के बावजूद रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब तक रूस की फौज के कई बड़े अधिकारियों का खात्मा कर चुके हैं। वालेरी ज़ेलुज़नी यूक्रेन की फौज के कमांडर इन चीफ हैं, जो अपने देश में जंग के हर मोर्चे को रूस से बेहतर समझते हैं। अगर पुतिन के भरोसेमंद और सबसे करीब जनरल दोर्निकोव हैं, तो ज़ेलेंस्की ने ज़ेलुज़नी को जंग की पूरी जिम्मेदारी दी है। जंग में अब तक रूस की फौज के 19,500 सैनिकों के ढेर होने की खबर है। मतलब ये कि यूक्रेन में अब ज़ेलुज़नी और दोर्निकोव की सीधी जंग होगी। दावा यह है कि अब रूस इस फौज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार जनरल को मोर्चे पर तैनात किया है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग में मारियोपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारियोपोल पर अटकी हुई है। और अब दावा है कि रूस मारियोपोल शहर पर अपना कब्जा जमाने के लिए वहां बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से कहर ढा सकता है। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उसके यहां जंग जीतने के लिए फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल कर चुका है। पिछले महीने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया था कि यह खतरनाक फॉस्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा इससे उलट है। असल में फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस केमिकल से बनता है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब फॉस्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है। हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फॉस्फोरस बम फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फॉस्फोरस केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। फॉस्फोरस बम इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। इस वजह से केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में फॉस्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में इसे चलाना गैर कानूनी है। हालांकि इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही नहीं है। दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकरों और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज फॉस्फोरस बम चलाती है। उधर यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में रूस से मुकाबले के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने अपनी तैयारी तेज कर दी। लुहांस्क को रूस ने जंग से पहले ही अलग देश घोषित कर दिया था, लेकिन यूक्रेन के जवान इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते और इसीलिए ज़ेलेंस्की के जवानों ने फिर अपनी तोपों से रूस को डराने की कोशिश की।
इस दौरान ये जवान एक खाली मैदान में लगातार तोपों से आग बरसाते गोले छोड़ते नजर आए। यही नहीं, इन जवानों ने पुतिन की सेना को चेतावनी दी कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई जारी रखेंगे। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के निशाने पर पूरा यूरोप है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा कहा कि यूक्रेन के बाद अगली बारी उनके पड़ोसी देशों की होगी। और ज़ेलेंस्की ने ये बातें कही राष्ट्र के नाम अपने संदेश में, जिसमें उन्होंने यूरोप के देशों को चेताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर पूरे यूरोप पर है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने यूरोप के सभी देशों को एकजुट होने की सलाह दी। ताकि पुतिन सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ज़ेलेंस्की ने यूं ही यूरोप का नाम नहीं लिया। पिछले दिनों फिनलैंड और स्वीडन के देशों को भी रूस ने चेतावनी दी थी, जिसमें पुतिन सरकार ने साफ किया था कि अगर ये देश नेटो की सदस्यता के लिए आगे बढ़े तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। रूस ने इन दोनों देशों को भी सीधे हमले की चेतावनी दी थी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इन देशों के बहाने अपना मुद्दा भी उठाने में जुट गए। इसके अलावा उन्होंने यूरोप के सभी देशों से पुतिन सरकार के साथ अपने हर तरह के रिश्ते खत्म करने की भी अपील की। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये देश न तो रूस से तेल लें और न ही अपनी चीजें वहां सप्लाई करें। उधर पुतिन के यूरोप प्लान से घबराए जर्मनी ने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। इसके लिए जर्मन आयरन शील्ड नाम का अभियान चलाया जाएगा, ताकि जर्मनी को रूस और दूसरे दुश्मन देशों से बचाया जा सके। इसी अभियान के तहत वो जल्द इजरायल के साथ एक समझौता कर सकता है, जिसमें जर्मनी इजरायल से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 और दूसरे हथियार खरीदेगा। इनकी कीमत 2 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। एरो 3 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी हवा में मार सकता है। रूस पर आरोप है कि उसने यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और इसी वजह से जर्मनी भी अब एहतियातन हर जरूरी कदम उठाने में जुट गया। यही नहीं, चर्चा है कि वो अमेरिका से भी हथियार खरीदने की तैयारी में है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये तैयारी नाकाफी है। हालांकि अभी जर्मनी के पास पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो सिर्फ कम और मीडियम रेंज की मिसाइलों का ही पता लगा पाता है। साथ ही जानकार कहते हैं कि इजरायल से मिलने वाला एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि रूस ने जर्मनी के सामने अपनी सीमा में इस्कंदर मिसाइल तैनात किया है, जो 700 किलो विस्फोटक ले जा सकती है और जिसकी पहुंच जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक है। तो वहीं रूस के हमले के बाद यूक्रेन और जर्मनी के बीच तलवारें खिंचती दिख रही हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक बयान में इस जंग के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया और साफ कहा कि जर्मनी और फ्रांस की गलती यूक्रेन को भुगतनी पड़ रही है। जर्मनी और फ्रांस से हुई किसी चूक का जिक्र होता तो भी बात अलग थी, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो नीयत पर ही सवाल उठा दिए। यूरोप के किसी देश ने जर्मनी पर इतना बड़ा हमला बोलने की हिम्मत पहले कभी नहीं दिखाई। जर्मनी पर हमला बोलने के पीछे यूक्रेन ने वजह भी गिनाई। पहली तो यह कि जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने का रास्ता रोका। यूक्रेन का मानना है कि अगर जर्मनी और फ्रांस चाहते तो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल चुकी होती, और अगर ऐसा हुआ होता तो रूस यूक्रेन पर हमले की हिम्मत कभी नहीं करता। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जंग के बाद रूस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जबकि रूस से तेल और गैस को इंपोर्ट बंद करने की अपील कई बार की गई। ऐसी अपील अमेरिका ने तो की ही, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कई बार यूरोप के देशों से ऐसा करने को कहा, लेकिन अब तक यूरोप के देश रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने की दिशा में केवल घोषणाओं के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि यूक्रेन के हमलों के बाद जर्मनी ने भी इस मसले पर सफाई दी और खुद को इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा बताया। जर्मनी के चांसलर के दफ्तर ने बयान जारी किया और पूरे मसले पर अपनी बेचारगी भी बताई। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त रूस से गैस का इंपोर्ट बंद करने की हिम्मत जर्मनी बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि रूस की गैस का विकल्प बनाने में जर्मनी को वक्त लगेगा। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। रूसी सेना ने जंग के पहले दिन ही चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था और करीब 1 महीने तक रूसी सैनिक वहां जमे रहे। लेकिन इतने दिनों तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने वहां की लैब से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। यूक्रेन ने बताया कि रूस के सैनिक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिसर्च बेस में गए और उन्होंने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थ उठा लिए और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जाते वक्त वो उसे अपने साथ ले गए, जो कि रूस के सैनिकों के साथ साथ कई दूसरे लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है,
क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने के बाद इंसान एक धीमी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। और चेर्नोबिल पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले रूस के सैनिकों के पास सिर्फ 1 साल ही बचा है, यानी वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस का हर सैनिक अपने साथ अपने घर एक चेर्नोबिल लेकर जा रहा है, चाहे वो जिंदा जाए या फिर मरने के बाद। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने हैरानी जताई कि आखिर रूस की सेना रेडिएशन के खतरे से इतनी अनजान कैसे रही।